हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रियंका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज़ लाइफ में स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है कोशिका की संरचना। इसके पहले भी बायोलॉजी में 2 टॉपिक हो चुके हैं, एक इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, दूसरा सेल टाइप्स हमने बता दिया है। तो हमारा आज का टॉपिक है कोशिका की संरचना। आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले हम देखते हैं कोशिका के बारे में, उसके स्ट्रक्चर को देख के समझते हैं, इसके बाद पढ़ते हैं उसके बारे में। तो हमने एक एनिमल सेल लिया है। एनिमल सेल के जो स्ट्रक्चर, इसको हम अच्छे से समझे। पहले देखिए, जो आउटर मोस्ट सेल है, जो डार्क पिंक कलर में है बाहर, इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहते हैं। फिर इसके बाद हम अंदर आते हैं तो देखते हैं कि उस सेल के अंदर ऐसे डॉटेड ऐसे एक गाढ़ा द्रव भरा हुआ है, ये डॉटेड, इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। फिर इसके अंदर देखते हैं कि छोटे छोटे ऐसे ही ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे ये है माइटोकॉन्ड्रिया और ये है सेंट्रोसोम, ये वाला स्ट्रक्चर, और ये जो देख रहे हैं ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो है ये वाला स्ट्रक्चर, एक मिनट रुकिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गाइस 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है रफ और दूसरा होता है स्मूथ। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे चल के, अभी इसको ऐसे देखिए। फिर अगला हम देखते हैं, ये देखिए एक सेल ऑर्गेनेल्स है गाल्जी बॉडी। और फिर अगला देखते हैं तो यहाँ पे है, देखिए राइबोसोम है। फिर ऐसे ऐसे सारे ऑर्गेनेल्स हैं, इसके बारे में डिटेल आगे चल के पढ़ेंगे। फिर हम इसके और अंदर जाते हैं तो हमें मिलता है केंद्रक, न्यूक्लियस मिलता है। न्यूक्लियस के ऊपर देखिए जो ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये ऊपर उसके एक लेयर, तो उसे कहते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। फिर इसके अंदर जाते हैं तो हमें केंद्रिका मिलता है। केंद्रिका को देखते हैं तो ये जो ऐसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, इसे केंद्रिका कहते हैं। और इस केंद्र के अंदर ऐसे ऐसे जो गाढ़ा द्रव भरा हुआ है डॉटेड में ब्लू कलर के, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो हमने ये देख लिया इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर देखते हैं इसके बारे में, पढ़ते हैं। तो कोशिका की जो संरचना होती है अत्यधिक जटिल होती है। इसने अत्यधिक जटिल क्यों कहा है, क्योंकि देख ही रहे हैं कितना कॉम्प्लेक्स है इसमें। एक तो इतना छोटा सा होता है, उसमें भी ये सब ऑर्गेनेल्स आ जाते हैं, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है इसका संरचना जो होता है, स्ट्रक्चर। फिर इनके संरचना, इनमें जो अनेक संरचनाएं होती हैं, इन संरचनाओं को कोशिकांग कहते हैं, जो अभी आपने देखा है। फिर आगे देखते हैं, कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं। एक कोशिका झिल्ली होती है, दूसरा जीवद्रव्य होता है और तीसरा केंद्रक होता है। मतलब अगर हम किसी भी सेल को लेते हैं तो उसमें 3 पार्ट सबसे मेन रोल अदा करता है। एक तो देखते हैं कोशिका झिल्ली, जो ये बाहर वाला है, और दूसरा जीवद्रव्य। जीवद्रव्य को हम देखते हैं तो जैसे एक होता है, जैसे देखिए कोशिका द्रव्य हुआ और दूसरा केंद्रक द्रव्य हुआ। इन दोनों को जब मिला दिया गया तो क्या बन गया, जीव द्रव्य। इन दोनों को मिलाने के बाद जो मतलब जीव द्रव्य ऐसे कह सकते हैं कि 2 टाइप के होते हैं, एक साइटोप्लाज्म और एक दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, फिर आगे देखते हैं केंद्रक। तो केंद्रक तो आप देख ही रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। आगे चल के इसके बारे में देखते हैं कि इसका अहम रोल क्या है किसी भी कोशिका में। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हमने अभी देखा कि किसी भी कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं। तो पहला जो है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली के बारे में आइए हम देखते हैं। तो कोशिका झिल्ली जो होती है, यह कोशिका का सबसे बाहरी भाग होता है। अभी देखा ही आउटर मोस्ट पार्ट होता है किसी भी सेल का। फिर 2 कोशिकाओं के बीच आदान प्रदान का काम करता है। जैसे कोई भी कोशिका में जब कुछ इंटर करता है, कोई भी केमिकल ऑर्गेनल्स होता है, कुछ मतलब केमिकल या फिर जो है कुछ भी जब जाएगा उसमें, कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ जाता है, तो जो है ये जो है कोशिका झिल्ली जो होती है, ये आदान प्रदान का काम करता है। और ये जो कोशिका झिल्ली होती है, ये जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, जिसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। और ये फास्फोलिपिड प्लस फैट का बना होता है। फिर आगे हम देखते हैं जीवद्रव्य के बारे में, जिसे इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म की खोज पुरकिंजे ने किया था। यह
रंगहीन गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है। इसमें 81% पानी होता है और 19% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। एक वैज्ञानिक थे, हक्सले नाम के एक वैज्ञानिक, जिन्होंने कहा कि जो है किसी भी कोशिका के जीवन का भौतिक आधार होता है क्या? जीव द्रव्य। ठीक। फिर हमने देखा ही, अभी बताया कि जीव द्रव्य 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है कोशिका द्रव्य और दूसरा होता है केंद्रक द्रव्य। जो कोशिका के अंदर होता है ऐसे डॉटेड, उसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। मतलब इसके बाद फिर न्यूक्लियस के अंदर जो होगा उसे कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ठीक। देखिए स्टूडेंट, ये ऐसा टॉपिक है कोशिका जो है बहुत लेंदी है, थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन आप उसको समझते चलिए, उसके स्ट्रक्चर को, फिर उसके स्ट्रक्चर में जो है ऑर्गेनल्स है उसको पकड़िए, फिर उसके बारे में मैंने जो बताया उसको देखिए। इसको 2-3 बार आप रिपीट करिए। एक बात और, इसे नोट्स बनाते रहिए, जैसे लिखा हुआ सेम ऐसे लिखिए, और कुछ अगर एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है तो उसमें नोट करते रहिए और इसको अच्छे से पढ़िए और समझते चलिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। इसे आप स्किप नहीं कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें साइंस आएगा उसमें बायोलॉजी तो आता है, बहुत ज़्यादा है। तो ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक कोशिका जो है उसके बारे में जो भी बता रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आएगा, इसलिए समझने की कोशिश करिए, ट्रिक के चक्कर में मत पड़िएगा। चलिए देखते हैं, केंद्रक के बारे में जानते हैं, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका का दिमाग होता है, कोई भी जो कोशिका होती है उसका जो केंद्रक होता है वो उसको रेगुलेट करता है। जैसे ये कोशिका है, उसके अंदर बैठ के ये जो है देखेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, राइबोसोम सही से कर रहा है कि नहीं, गोल्गी बॉडी कहाँ है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। मतलब ये रेगुलेट करेगा, इसको ध्यान में रखेगा कि सब लोग ठीक ठाक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मतलब ये दिमाग होता है किसी भी केंद्रक का, कोई भी कोशिका का केंद्रक दिमाग होता है, ये नियंत्रण करता है सब में। फिर इसका जो देखते हैं, ये गोलाकार संरचना होती है, सभी कोशिकाओं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होती है। जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं सब में उपस्थित होती है। लेकिन एक यूकैरियोटिक सेल है जो है लामा ऊट, जो आटाकामा मरुस्थल में पाया जाता है, चिली में। चिली कहाँ का देश है? ये है साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है वहाँ का एक देश है, जिसमें आटाकामा मरुस्थल पाया जाता है। उस मरुस्थल में एक ऊँट पाया जाता है, लामा। वो तो यूकैरियोटिक है ही, उसमें यूकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं, लेकिन उसके जो आरबीसी में उसका केंद्रक नहीं पाया जाता। ये बहुत बड़ा एक्सेप्शन है एक तरह से, तो इसको याद रखिए, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसको याद रखिएगा। फिर देखते हैं, जो केंद्रक होता है एक कोशिका का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। फिर इसकी संरचना की बात करते हैं तो इसमें इसके संगठन में क्या क्या होता है। जैसे प्रोटीन 70% होता है, डीएनए 10% होता है, आरएनए 2 से 3% होता है, फास्फोलिपिड 3 से 5% होता है। फिर इसकी संरचना में देखते हैं क्या मुख्य भाग है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है न्यूक्लियस को, केंद्रक को बनाया हुआ है। इसमें आप केंद्रक को देखिए, माना कि इसको मैंने जूम कर लिया, ठीक, कोई भी कोशिका लिया है उसमें से इसको बाहर करके, इसके बाद उसको ऐसे मान लीजिए हमने जूम किया, मान लीजिए कि जूम किया है। इसका जूम करने के बाद देखते हैं तो हमें ऐसे कुछ दिखता है। ये बाहर क्या है? केंद्रक झिल्ली है, ये वाला स्ट्रक्चर जो बाहर ऐसे घेरा हुआ है। फिर उसके अंदर आते हैं तो केंद्रक मिलता है। फिर केंद्रक के अंदर जब देखते हैं तो ये गोलाकार स्ट्रक्चर क्या है? केंद्रिका है। ये गोलाकार स्ट्रक्चर ये केंद्रिका है। फिर इसके बाद जो इसे स्पाइरल करके ऐसे ऐसे करके इसके जाके दीवार से लग गया है, इसे क्या कहते हैं? क्रोमेटिन धागे कहते हैं। इन सब का जो है अच्छे से हम पढ़ते हैं इसके आगे। चलिए देखते हैं केंद्रक कला। सबसे पहले देखते हैं क्या है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता। इसके पहले भी मैंने जो टॉपिक वीडियो दिया था उसमें बताया था प्रोकैरियोटिक के बारे में अच्छे से, तो वहाँ आपने जाना ही था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, कि उसके न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, मतलब केंद्रक में कला नहीं पाया जाता। ये चीज़ देखा ही था। फिर ये यूकैरियोटिक में पाया जाता है, ये भी देखा था। फिर यह 2 झिल्लियों से मिलकर बना होता है। कौन? केंद्रक मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला, ठीक। और ये किसका बना होता है? लाइपोप्रोटीन का। कोशिका कला जो होता है ये लाइपोप्रोटीन का बना होता है। यहाँ तक तो मुझे लगता है आपको समझ में आया ही होगा।
फिर हम आगे देखते हैं केंद्रक द्रव के बारे में। केंद्रक द्रव के बारे में हम देखते हैं तो इसके बारे में क्या है, देखिए। केंद्रक द्रव्य जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ये इसे कैरियोलिम्फ भी कहा जाता है। केंद्रक द्रव्य को कैरियोलिम्फ भी कहा जाता है। फिर ये न्यूक्लियोप्रोटीन का तरल पदार्थ होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन का तरल पदार्थ होता है। इसमें जो है केंद्रिका तथा क्रोमैटिन धागे होते हैं। अभी तो देखा ही, जो ऐसे ऐसे करके था, इसमें कोई ये था, क्या था, केंद्रिका, इसमें ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे था ना, ये क्या है, क्रोमैटिन धागे हैं, और ये केंद्रिका, तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। ठीक, इसके अंदर ही पाया जाता है, वही बता रहा है यहाँ पे। हम आपको बार बार स्ट्रक्चर्स इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि बायो एक ऐसा टॉपिक है, अगर जितना आप फिगर बना के समझेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा और लंबे समय तक याद रहेगा, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो जितना स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जितना बन पा रहा है, उसको आप बनाइए, अपने सीखिए। बायो सब्जेक्ट फिगर पे ही डिपेंड करता है। फिर आगे देखिए, केंद्रिका के बारे में देखते हैं। तो केंद्रिका की खोज फोंटाना ने किया था। केंद्रिका की खोज फोंटाना ने किया था। इसमें इसके संगठन की बात करते हैं तो इसमें प्रोटीन 85% होता है, आरएनए 10% होता है और डीएनए 5% होता है। ठीक है, फिर इसमें देखते हैं, इसमें राइबोसोम और आरएनए का संश्लेषण होता है। मतलब ये जो केंद्रक में राइबोसोम और आरएनए का संश्लेषण होता है। फिर आगे देखते हैं क्रोमैटिन धागे, जो ऐसे ऐसे करके था ना स्ट्रक्चर, उसके बारे में देखते हैं। तो ये धागे जालनुमा फैली होती हैं, जिसे क्रोमैटिन जालिका कहते हैं। ये धागे न्यूक्लिक अम्ल प्लस हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल मतलब डीएनए और आरएनए। फिर देखते हैं कि यही जो क्रोमैटिन धागे होते हैं, जब सेल डिवीज़न होना होता है, जब कोशिका का विभाजन होना होता है, तो यही जो क्रोमैटिन धागे होते हैं, यही सिकुड़ करके क्रोमोसोम का निर्माण कर लेते हैं, मतलब क्रोमोसोम के रूप में बदल जाते हैं। ठीक, तो डियर स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक यहीं तक है। फिर आगे हम कल बताएंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया, उसका काम क्या है। फिर देखेंगे राइबोसोम का काम क्या है, उसकी खोज किसने किया था। एक एक करके हम अच्छे से कल समझते हैं उसको अगले नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तक बस आज यहीं तक। और आपसे एक निवेदन है कि अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताएं कि कैसा है, और इसको शेयर सब्सक्राइब करें, सबको बताएं। और हम बायोलॉजी को कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे करके, छोटे छोटे वीडियो में। तो आप ऊबिए मत, इसको समझते चलिए और साथ में नोट्स बनाते चलिए। बिना नोट्स के आप लंबे समय तक याद नहीं कर सकते हैं। और रिवाइज करते रहिए, बायोलॉजी से इससे बाहर नहीं आएगा। थैंक यू।